Recording in progress. वायुः पित्तं कफश्च इति त्रयो दोषाः समासतः विकृता अविकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। वात, पित्त और कफ, ये तीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? दोष होते हैं। और ये तीन ही दोष होते हैं। त्रयो दोषाः समासतः, समासत का मतलब है कि ये तीन ही दोष होते हैं, तीन से ज़्यादा नहीं होते हैं। तीनों मिलाकर जो है वो तीन ही दोष होते हैं। और ये विकृता अविकृता, विकृत का मतलब होता है बिगड़ना, अविकृत का मतलब होता है प्राकृत रहना, यानी कि नहीं बिगड़ना। तो अगर ये दोष तीनों बिगड़ जाते हैं तो ये क्या करेंगे? व्याधि या रोग उत्पन्न करेंगे और आपका शरीर जो है वो क्या हो जाएगा? घ्नन्ति, घ्नन्ति का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। तो अगर आपके शरीर को व्याधि हो जाती है या आपके शरीर को कोई रोग हो जाता है तो सीधी सी बात है कि आप जितना जी सकते थे उतना तो नहीं जियोगे, इसलिए आपका शरीर का क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर आपका ये जो तीनों दोष है, वात पित्त और कफ, ये अगर प्रॉपरली बैलेंस्ड रहते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका शरीर वर्तयंती, वर्तयंती का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना यानी कि अच्छी प्रकार से बढ़ना। तो जितने भी टिश्यूज़ हैं आपके वो सब अपना अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल तक आपकी लाइफ जी सकते हैं। तो अगर ये तीन दोष प्रॉपरली बैलेंस्ड है तो आपको जो है वो कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर ये तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो आपको जो है वो बीमारी हो जाएगी और आपका शरीर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा इस श्लोक का यहाँ पे मतलब है। अभी पिछले श्लोकों में हमने देखा कि आयुर्वेद के कितने ब्रांचेस है, उसके पहले हमने देखा कि आयुर्वेद कहाँ से आया। तो अचानक से जो है वो ये तीन दोष की बात करना क्यों चालू कर दिया? तो बेसिकली ये संहिता लिखने की एक पद्धति है। पहले के ज़माने में इंडेक्स नहीं होता था। तो जैसे कि आज के बुक्स में क्या इंडेक्स वगैरह सब होता है, तो उसमें अपने को पता चल जाता है कि आने वाले बुक में लिखा क्या है। लेकिन पहले के जो ग्रंथ होते थे उनमें ना इंडेक्स होता था ना ऐसे नंबरिंग होते थे। तो इसकी वजह से जो ग्रंथकार होते थे वो क्या करते थे कि जो जो टॉपिक वो आगे इस बुक में पढ़ने वाले उसको सूत्रस्थान के पहले अध्याय में लिख देते थे। तो ये जो हमारे सूत्रस्थान का पहला अध्याय है वो आपका बेसिकली क्या है? इंडेक्स जैसा ही है। इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है तो ये देखो, यहाँ पे मैंने आपके स्क्रीन पे जो है वो एक श्लोक डाला हुआ है। आयुर्वेद आगमो हेतुर आगमस्य प्रवर्तनम सूत्रण्यस्य अभि अनुज्ञानम आयुर्वेदस्य निर्णयः। निर्णय का मतलब होता है कंक्लूजन। तो ये जो श्लोक है ये चरक के सूत्रस्थान का पहले अध्याय का श्लोक है, जिसमें वो बता रहे हैं कि पहले अध्याय में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आयुर्वेद जो है वो आया कैसे। आगम का मतलब होता है आना। फिर उस हेतु, उस आयुर्वेद को लाने का हेतु क्या था, यानी कि कारण क्या था। और फिर उसका प्रवर्तन कैसे हुआ, यानी कि भरद्वाज आदि ऋषि जो है वो देवताओं के पास गए, फिर वहाँ से वो आयुर्वेद धरती पे लेके आए। फिर उसका सूत्रण अग्निवेश आदि जो उनके शिष्य थे उन्होंने फिर उसको सूत्र बना के जो है वो अग्निवेश संहिता लिखी, फिर चरक संहिता लिखी वगैरह। और ये सब जो है वो कहाँ लिखा गया है? सूत्रस्थान के पहले अध्याय में निर्णय के रूप में लिखा गया है। निर्णय का मतलब होता है क्या? कंक्लूजन। तो इसी प्रकार जो सारे कंक्लूजन्स होते हैं उसे पहले ही अध्याय में जो है वो लिख देते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो बेसिकली कंक्लूजन किस किस चीज़ का होता है? तो डिस्कशन का कंक्लूजन होता है, डिबेट का कंक्लूजन होता है, एक्सपेरिमेंट्स का कंक्लूजन होता है और रियलाइजेशन का कंक्लूजन होता है। तो ये जो चीज़ें हैं आने वाले चैप्टर्स में, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन लिखा है कि वात पित्त और कफ ये तीन दोष होते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और अगर ये सही रहे तो रोग नहीं होता है और अगर सही नहीं रहे तो रोग हो जाते हैं। तो ये बेसिकली सभी रोगों का कारण जो है उन्होंने इनडायरेक्टली वात पित्त कफ को ही बता दिया है। तो ये कंक्लूजन उनको कैसे मिला?
तो इससे रिलेटेड डेरिवेशन, डिस्कशन, डिबेट, एक्सपेरिमेंट आने वाले चैप्टर्स में वो हमको सिखाने वाले, इसीलिए उन्होंने ये कंक्लूजन यहाँ पे पहले ही लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारे संहिता लिखने का एक स्टाइल है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने फर्स्ट चैप्टर्स में आप आगे क्या क्या पढ़ने वाले हो उसको शॉर्ट में लिख दिया है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे उन्होंने वात पित्त कफ जो है 3 है ऐसा बता ही दिया है, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ उसका आइडिया। बेसिकली ये वात पित्त कफ क्या है, तो बेसिकली ये वात पित्त कफ जो है ये 5 महाभूतों से बनते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये 5 महाभूत जो हैं इनकी पूरी कहानी हम शारीर स्थान में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि ये 5 महाभूत जो है इससे आपका जो है वो क्या बना है, पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। और ये 5 महाभूत जो हैं इन्हीं से जो है वो हम भी बने हुए हैं, इसीलिए ये 5 महाभूत जो है वो दो मिलके एक दोष बनाते हैं। तो जैसे कि आकाश और वायु महाभूत मिलके वात बनाता है, अग्नि और जल महाभूत मिलके पित्त बनाते हैं, और जल और पृथ्वी महाभूत मिलके कफ बनाते हैं। तो बेसिकली ये महाभूत क्या है ये समझने के लिए आपको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपने 12th में या 10th में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा होगा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या बताते हैं कि पहले हमारा यूनिवर्स जो है वो कैसा था, पूरा वैक्यूम था, यानी कि कुछ भी नहीं था। फिर बाद में कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में आ गए, लेकिन उसमें उन मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग नहीं बनी, तो वो क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन में थे, जिसको हमने एयर बोला, या वही हमारा क्या है, वायु महाभूत है। फिर बाद में कुछ एक्सटर्नल एनर्जीज की वजह से, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जैसे कि बहुत सारे वीक फोर्सेस हैं इस यूनिवर्स में जिन्होंने सारे ग्रहों को या सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में पकड़ के रखा है, डार्क फोर्सेस। तो ये जो फोर्सेस है, इन फोर्सेस की वजह से क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल्स थे वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगे और लिक्विड स्टेट को जाने लगे। तो ये जो लिक्विड स्टेट है आपका, इसी को हमने क्या कहा, वाटर, यानी कि जल महाभूत। और फिर वही जो है वो और घन हो गया यानी कि डेंस हो गया, और इसी डेंस स्टेट को हमने क्या कहा, सॉलिड स्टेट, और ये आपका क्या हो गया, पृथ्वी महाभूत हो गया। तो इस जनरलाइजेशन को जब हमने बॉडी पे अप्लाई किया तो हमको ये 3 दोष मिले, वात पित्त कफ। ये अभी मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बहुत मोटे तौर पे बताया है कि 3 दोष क्या होते हैं और पंच महाभूत क्या होते हैं। इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम शारीर स्थान में देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पे इनका वर्णन क्या क्यों आया है और इसका एक बेसिक मतलब क्या है। सेकेंड श्लोक, नेक्स्ट श्लोक जो आप देखोगे वो है ते व्यापिनो अपि रुन्नाभ्योर अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रयाः वयो अहोरात्रि भुक्तानां ते अंत मध्यादिगः क्रमात्। अभी ते व्यापिनो अपि, व्यापिनो का मतलब होता है ऑल, प्रेजेंट, ऑल ओवर। अभी ऑल ओवर मतलब डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, तो बॉडी से बाहर तो प्रेजेंट होगा नहीं। तो ये जो 3 दोष हैं वो बेसिकली आपके ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर ये ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो इनको कहाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि वात पित्त कफ जो है उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके फंक्शंस क्या है। तो इसीलिए उसको बताने के लिए उन्होंने ये श्लोक दिया है कि भले ही वो पूरे बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन फिर भी वो हृदय यानी कि हृन् नाभ्यो, हृदय और नाभि, हृदय यानी कि रीजन, और हार्ट रीजन, कार्डियक रीजन, और नाभि यानी कि आपका अम्बिलिकल रीजन। तो बेसिकली आपका ये रहा कार्डियक रीजन, हृदय जिसको हृदय बोलते हैं, और ये है आपका नाभि, अम्बिलिकल रीजन। जिसको आप नाभि कहते हैं। तो ये जो दोनों रीजन्स है इसके ऊपर आपको कफ दोष मिलेगा, इसके बीच में यानी कि हृदय और नाभि के बीच में आपको पित्त दोष मिलेगा, और नाभि के नीचे आपको जो है वो वात दोष मिलेगा।
तो ये कंक्लूजन इनको कैसे समझ में आया? तो ये ऐसे समझ में आया कि बेसिकली अगर आपको लॉजिकली समझना है तो आप ये समझिए कि नाभिक, ये हृदय के ऊपर जो है वो सारे इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस जो है वो वहाँ पे बनते हैं। जैसे कि आपके ब्रेन में CSF बनता है, ठीक है, वहाँ पे आपके सारे पिट्यूटरी हार्मोन्स वगैरह जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। आपके हाइपोथैलेमस में सारे कंट्रोलिंग फैक्टर्स बनते हैं, सारे वाइटल ऑर्गन्स के। और इसके अलावा आपका जो हार्ट है वो खुद जो है वो क्या है, पूल ऑफ ब्लड है। इसके अलावा ये जो आपके लंग्स है वहाँ पे जो है वो सिक्रीशंस होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम सिक्रीटरी पार्ट जो है वो कहाँ पे है, हार्ट के ऊपर है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे कौन सा दोष प्रधान होता है, कफ दोष प्रधान होता है, क्योंकि कफ आपका क्या है, जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत से बना है। और ये बॉडी को क्लासिफाई करने का एक तरीका है। हृदय और नाभि के बीच में पित्त दोष होता है। पित्त यानी कि क्या, तो ये बेसिकली पित्त आपका केमिकल एनर्जी है। तो बेसिकली हमारी बॉडी क्या करती है कि एनर्जी को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके रखती है, जिसको हम ATP बोलते हैं। तो ये ATP जब तोड़ते हैं तो हमको क्या मिलती है, हीट मिलती है। और इसी हीट को वापस प्रिजर्व करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं। तो ये करने के लिए हमको डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है या डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और ये डाइजेशन का काम कौन करता है, आपका पित्त करता है। इसीलिए यहाँ पे हृदय और नाभि के बीच में आपके लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है। इसलिए यहाँ पे इसको पित्त दोष प्रधान है ऐसा कहा गया है। और इसके नीचे बेसिकली जो है, नाभि के नीचे जो सारा पार्ट है वहाँ पे जो है वो सिक्रीशंस कम होते हैं और वहाँ पे जो है वो रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। इसी की वजह से इसको जो है वो क्या कहा गया है, वात दोष प्रधान कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो हृदय, नाभि, अधो यानी कि नीचे, मध्य यानी कि बीच में, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर, संश्रया, संश्रया का मतलब होता है आश्रय, आश्रय का मतलब होता है आधार। तो बेसिकली आधार में यानी कि क्या, कि ये जो 3 दोष है वो या तो वहाँ पे फंक्शन ज़्यादा कर रहे हैं या तो वहाँ पे वो बन रहे हैं, यानी कि उनका ये क्या है, लोकेशन है, या तो फिर बाद में वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रेजेंट रहते हैं। तो ये इस संश्रय शब्द का यहाँ पे मतलब है। और जैसे आप यहाँ पे बॉडी के बारे में या लोकेशन के बारे में देख रहे हो, वैसे ही वय के बारे में भी देखना है। अहोरात्रि यानी कि 24 आवर्स की जो साइकिल होती है डे की, उसके बारे में भी देखना है। भुक्तानाम यानी कि खाने से पहले, बीच में और बाद में, ऐसे भी इन तीनों को समझना है। तो वो हम आगे आगे एक एक स्टेप में देखेंगे। ते अंत मध्यादिगा क्रम। तो ये जो कंक्लूजन है जो आप इस श्लोक में देख रहे हैं, इसी को जो है वो यहाँ पे अग्नि पुराण के श्लोक में भी बताया गया है। तो ये जो श्लोक आप जो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये अग्नि पुराण का श्लोक है, जिसमें लिखा गया है कि नाभिर्द ऊर्ध्वम अधश्चैव बुध श्रोण्योस तथैव च बलास पित्तवातानाम देहे स्थानम प्रकीर्तितम। कि नाभि के ऊर्ध्व, मध्य और अंत में बलास यानी कि कफ, पित्त और वात रहते हैं, जो कि देह, आपके शरीर के अंदर स्थान लिए हुए हैं। तो खाली हमारा आयुर्वेद ही नहीं, लेकिन दूसरे शास्त्रकार भी जो है वो इस कंक्लूजन से सहमति रखते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो है वो ऑल ओवर द लिटरेचर एक्सेप्टेड ट्रूथ है। तो अभी हम देखेंगे कि वय जो है वो कैसे डिवाइड किया है इन्होंने। तो ये अहोरात्र का क्लासिफिकेशन है। अहोरात्रि यानी कि क्या, कि एक दिन पूरा और एक पूरी रात, तो टोटल कितने हो गए, 24 आवर्स। तो 24 आवर्स के हिसाब से भी जो है वो हमारे वात पित्त कफ का प्राधान्य दिखता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ टेबल बना हुआ है। तो सुबह 2 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक वात का काल होता है। फिर सुबह 6 से सुबह के 10 बजे तक कफ का काल होता है।
फिर 10 से लेके 2 तक पित्त का। तो आप सभी को पता है कि 10 से 2 हमें भूख लगती है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, सारे डाइजेस्टिव सिक्रीशंस निकलते हैं, तो इसकी वजह से इसको क्या कहा गया है, पित्त का काल कहा गया है। और 2 से 6 शाम का जो काल है वो वात का है, और वापस से 6 से 10 जो है वो कफ का। और ये साइकिल ऐसे ही हर रोज़ रिपीट होती रहती है। इवन अगर आप रात को भी जागोगे 10 बजे के बाद, तो आपको 12 बजे एग्जैक्टली वापस भूख लगेगी। तो ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पित्त का काल होता है। और जैसे यहाँ पे ये डे की साइकिल है, वैसे ही यहाँ पे देखिए मैंने ये यहाँ पे समर, विंटर, स्प्रिंग, ये साइकिल भी जो है वो अकॉर्डिंग टू दोष ही यहाँ पे बताई है। और वैसे ही जो है वो ईयर वाइज भी ये साइकिल सेम वैसे ही चलती है। तो ये टेबल पे आप यहाँ पे जो है इसे मेकआउट कर सकते हैं। अहोरात्रि की साइकिल हो गई। अभी हम भोजन के खाते समय या खाने के वक्त जो है वो क्या बोला गया है। तो अगर सपोज आपने अगर कुछ खाना खाया जो कि 2000 ml का है, और अगर उसमें सलाइवा निकला 1500 ml, तो टोटल आपका 3500 ml यहाँ पे जमा हो जाएगा। उसमें गैस्ट्रिक सिक्रीशंस 1500 ml आए, तो टोटल 5000 ml आपके यहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो यहाँ तक जो अवस्था होती है इसे कफ अवस्था कहते हैं। खाने के बाद जो पहली अवस्था आती है उसे कफ की अवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है, बहुत सारे सिक्रीशंस है। फिर यहाँ पे जैसे ही खाना आगे बढ़ता है तो यहाँ पे लीवर का जो सिक्रीशन है 1000 ml का बाइल का, फिर पैंक्रियाटिक जूस है जो 1000 ml का होता है, फिर इंटेस्टिनल सिक्रीशन 2000 ml है। तो इस हिसाब से 9000 ml का जो है वो यहाँ पे सिक्रीशन जमा होता है। लेकिन ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो इसलिए इसको अम्ल भाव कहते हैं, या अम्ल अवस्था पाक कहते हैं, या इसको पित्त भी कहते हैं। तो यहाँ पे पित्त दोष प्रधान होता है। और फिर बाद में ये जो है 9000 ml ये धीरे धीरे नीचे जाता है, लेकिन यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है। तो 7800 ml जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है पानी, और वापस नीचे जो पास होता है वो 1400 ml रहता है। इसमें से 200 ml जो म्यूकस के कोलोन के अंदर जो म्यूकस होता है वो इसके अंदर एडअप होता है, और ऐसे टोटल मिला के जो है वो 1250 ml जो है वो पूरा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और लास्ट में कितना बचता है, 150 ml। तो इसीलिए ये रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस यहाँ से चालू हो जाती है। इसीलिए जो नीचे का पार्ट है उसे हम वात प्रधान बोलते हैं, या वायु प्रधान दोष अवस्था बोलते हैं, या इसको कटु अवस्था भी बोलते हैं। तो ऐसे हमने देखा कि भोजन के भी जो है वो पहले, बीच में और लास्ट में तीनों दोषों का प्राधान्य होता है। अभी वय का जो है वो यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो वय का यहाँ पे कैसे क्लासीफाई करना है। वय का ऐसा है कि वय जो है वो 3 प्रकार की होती है, बाल अवस्था, यौवन अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। तो ये जो बाल अवस्था है इसमें कौन सा दोष होता है, कफ दोष होता है। क्यों? क्योंकि बाल अवस्था में हमको जो है वो बॉडी को बनाना होता है, जिसके लिए बहुत सारे सिक्रीशंस चाहिए होते हैं और बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल चाहिए होता है। तो इसलिए ये जो पार्ट होता है वो कफ प्रधान होता है। यौवन अवस्था में हमारा बॉडी प्रॉपरली बन गया होता है, लेकिन हमें उसे मेंटेन करना होता है, तो जहाँ पे डाइजेशन इज इनफ, तो इसीलिए इसको पित्त अवस्था भी कहते हैं। और प्रौढ़ अवस्था में जो है वो डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होता है और बॉडी भी बनना बंद हो जाती है ज़्यादा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वात अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार वय की भी 3 अवस्था और 3 दोषों का प्राधान्य यहाँ पे देखने मिलता है। तो इस प्रकार ये जो कंक्लूजन है वो बहुत ही मोटे तौर पर यहाँ पे बता दिया गया है। इसका डिस्क्रिप्शन हम ऋतुचर्या अध्याय में देखने ही वाले हैं। अभी नेक्स्ट कंक्लूजन जो उन्होंने बताया है वो ये है कि तैर भवेद विषमः तीक्ष्णो मंदश्च अग्नि समय सम। तो अब वो अग्नि का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये अग्नि जो है वो कितने प्रकार की है। तैर भवेद यानी कि तैर यानी कि वो, भवेद यानी कि होती है, विषमः तीक्ष्ण मंद, ये 3 प्रकार की क्या होती है, अग्नि होती है। और चौथे प्रकार की जो होती है वो कैसी होती है, सम अग्नि होती है, जिसका रिजल्ट समय होता है। अभी इस श्लोक का क्या मतलब है और ये अग्नि क्या है। तो आपके बॉडी के अंदर जो पित्त है वही आपका जो है वो अग्नि है। तो ये क्या मैं अपने मन से कह रहा हूँ क्या, नहीं, यहाँ पे अष्टांग हृदय के शारीर स्थान में खुद वाग्भट जी ही ऐसा कह रहे हैं। तो ये श्लोक है जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है,
तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि षष्ठी पित्तधरा नाम पक्वाशय आमाशय मध्यस्था, कि ये जो पित्तधरा नाम का जो ऑर्गन है वो आपके पक्वाशय यानी कि ये आपका पक्वाशय हो गया, और ये हो गया उसके ऊपर हो गया आपका आमाशय। तो पक्वाशय और आमाशय के बीच में जो एरिया है वो एरिया को जो है वो क्या कहते हैं, पित्तधरा नाम है। तो यहाँ पे पित्त रहता है, और वो पित्त कैसा है, पित्तम पंचात्मकम, 5 प्रकार का है। पंचात्मकम यानी कि 5 प्रकार का। आमाशय, पक्वाशय और आमाशय के बीच में है मध्यगम, और वो कैसा है, तेजस गुण युक्त है। तेजस गुण यानी कि उष्णता, यानी कि गर्म है। गर्म यानी कि क्या, कि वो खुद गर्म नहीं है, लेकिन वो जब तोड़ता है या वो जब किसी के टच में आता है तो वो उसे तोड़ देता है। और वो कैसे करता है ये, तो बाय हीट करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द शेयर एनर्जी ऑफ केमिकल एनर्जी की वजह से वो बॉन्ड्स तोड़ देता है। अभी क्यों करता है वो ऐसा, तो वो ऐसा इसलिए करता है, त्यक्त्वा द्रवत्वम पाकादि कर्मणा, पाक करने के लिए, कर्म करने को ऐसा करता है, और उसी को कहते हैं अनल शब्दितम। अनल का मतलब होता है अग्नि। तो देखिए यहाँ पे पित्त को जो है वो क्या कहा जा रहा है, अग्नि कहा जा रहा है। और ये अग्नि जो है वो कितने प्रकार की है, विषम, तीक्ष्ण और मंद और सम। तो हम आगे देखते हैं कि ये जो 3 प्रकार की अग्नि है वो क्या है। तो देखिए आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे अग्नि के जो है वो 3 प्रकार बताए हैं, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और मंद अग्नि। विषम अग्नि मतलब क्या, कि जो भी आप खाना खाओगे वो कभी पचेगा और कभी नहीं पचेगा। तो ऐसा कैसे, तो अगर सपोज आपके शरीर के अंदर जो पित्त है वो अगर प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा है, जैसे कि अगर सपोज आपको माल न्यूट्रिशन है, या फिर बाद में आपके लीवर के अंदर जो है वो कोई बीमारी है, ठीक है, या फिर बाद में आपके पैंक्रियाटिक जूस सही से नहीं निकल रहा है, तो क्या होगा, आपका खाना जो है वो कभी पचेगा कभी नहीं पचेगा। कभी कभी सीज़न की वजह से भी होता है ऐसा, जैसे कि वर्षा ऋतु चल रही है तो उसमें भी जो है वो आपको कभी भूख लगेगी कभी नहीं लगेगी। तो उस समय आपकी जो पित्त का स्टेट होता है या आपकी जो अग्नि होती है वो कैसी होती है, विषम होती है। तो इसमें वात दोष प्रधान होता है। नेक्स्ट जो है वो तीक्ष्ण अग्नि है। तीक्ष्ण अग्नि का मतलब क्या होता है कि उसमें पित्त दोष प्रधान होता है। तो तीक्ष्ण अग्नि वाला जो होता है उसका डाइजेशन कैसा होता है, पावरफुल होता है। वो जो भी खाता है वो पच जाता है, फिर भले ही वो कैसा भी खाना हो। तो यहाँ पे लिखा देखो, तीक्ष्णो वन्नी पचेत शीघ्रम, यानी कि जल्दी से जल्दी वो पचा देता है। तो ऐसा कब होगा, जब आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिशंस होता है वो भी जल जाता है। तो वो जो इंसान होता है वो हमेशा पतला ही होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता नहीं है। अभी होता है लास्ट में मंद अग्नि। मंद अग्नि यानी कि क्या, कि उसने नॉर्मल खाना खाया, नॉर्मल डाइट लिया, तो भी उसको क्या होगा, इनडाइजेशन होगा, या फिर बाद में डाइजेशन होने को बहुत टाइम लगेगा। तो इसको क्या कहते हैं, मंद अग्नि कहते हैं। तो ऐसा कब होगा, जब आपके लीवर के अंदर जो है वो चैनल ब्लॉक्ड है। तो क्या होगा कि सिक्रीशंस तो बन रहे लेकिन प्रॉपरली जो है वो सिक्रीट नहीं हो रहे। या फिर बाद में और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये तीनों प्रकार की जो अग्नियां हैं वो अपने कुछ काम की नहीं है, क्योंकि सबके सब बीमारी करने वाली है। लेकिन एक सम अग्नि ऐसी होती है जो कि अगर तीनों दोषों के बैलेंस से होती है, अगर वात पित्त कफ तीनों प्रॉपरली बैलेंस्ड हैं, तो हमारी जो अग्नि की स्टेट होती है वो कौन सी होती है, सम होती है, जिसमें खाना जो है वो प्रॉपरली पच जाता है और डाइजेशन बरोबर टाइम पे हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे कंक्लूजन में 4 प्रकार की अग्नि बताई है। नेक्स्ट श्लोक जो है उसके अंदर लिखा है कोष्ठ। तो यहाँ पे देखिए, कोष्ठः क्रूरो मृदुर्मध्यो मध्यस्यात् समैरपि। तो यहाँ पे 3 प्रकार के कोष्ठ हैं, क्रूर, मृदु,
मध्य, उसमें से मध्य जो है वो समय, यानी कि मध्य क्या है, बेस्ट है। और बाकी के ये जो दो है क्रूर और मृदु, ये जो है वो बेस्ट नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्रूर कोस्ट मतलब क्या, वेर इन द पर्सन विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर डाइजेशन, द बावल इवैक्यूएशन विल बी इरेगुलर। तो ये क्यों हो सकता है, तो इसके पहले जो हमने देखा वो सिक्रीशंस के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ था अग्नि को। अभी ये जो है वो GIT यानी कि आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके बेसिस पे आपको आपके डाइजेशन को डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप क्रूर कोष्ठी, इसका मतलब क्या है कि आपका GIT जो है वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अगर किसी का खाना बहुत लंबा टाइम ले रहा है पचने में, तो आपके GIT में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली पेरिस्टालसिस जो है वो स्लो होगा, तो खाना आगे नहीं जाएगा, तो इसलिए वो लॉन्ग टाइम लेगा पचने के लिए। सिक्रीशंस कम होंगे, तो भी जो है वो आपका क्या होगा, लॉन्ग टाइम लगेगा पचने के लिए। या आप ड्राई फूड ही जो है वो आप कैसा खा रहे हैं, ड्राई खा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होगा। और फिर ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अगर मृदु कोष्ठ है तो क्या है, सेंसिटिव स्टोमक हैज़ अ वेरी शॉर्ट डाइजेशन पीरियड, इवन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिल्क विल कॉज बॉवल इवैक्यूएशन, यानी कि अगर उनका स्टोमक इतना सेंसिटिव होता है कि अगर उन्होंने दूध भी पी लिया तो उनको बाथरूम जाना पड़ता है। तो ये हमें क्यों पता करना है कि हमारे आयुर्वेद में भी ऐसी दवाइयाँ हैं कि जिसको खाने के बाद पर्गेशन होता है। तो अगर ऐसी दवाइयाँ अगर मृदु कोष्ठ वाले को दे दी जाए तो उसका तो पूरा दिन बाथरूम में ही निकल जाएगा। तो इसीलिए ये आपको पता होना ज़रूरी है कि किस व्यक्ति को कौन सी दवाई देनी है। तो उसके लिए पहले आपको क्या एग्जामिनेशन करना है, कोष्ठ एग्जामिनेशन करना है। तो इसलिए उन्होंने ये कंक्लूजन जो है वो आपको दिया है। इसको भी जो है वो हम आने वाले अध्यायों में डिस्कस करेंगे। और मध्य कोष्ठ जो होता है वो कैसा होता है, प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसलिए यहाँ पे लिखा है मध्य स्यात्य समयरपि, समय यानी कि सम अवस्था जो है वो मध्य कोष्ठ की होती है और यही सबसे बेस्ट होता है। तो इसमें लिखा है प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बॉवल इवैक्यूएशन एट एप्रोप्रिएट टाइम, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय त्रिदोषा बैलेंस। तो तीनों दोष जब बैलेंस होते हैं तो उस समय अपने को ये मिलता है देखने को। ठीक है, अभी आपको जो है वो मैं एक वीडियो आपके स्क्रीन पे अभी प्ले होगा। ये वीडियो जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर ये आपका स्टोमक है, ये एंडोस्कोपी का वीडियो है जिसके अंदर बता रहा है कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। तो देखिए ये जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और प्रॉपर सिक्रीशंस निकल रहे हैं जिसकी वजह से खाने को जो है वो आगे धक्का मारा जा रहा है। तो अगर सपोज ये कॉन्ट्रैक्शंस अगर प्रॉपरली नहीं है, अगर ये वॉल अच्छे से नहीं बना है, तो आपका जो ये प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा और आपका कोष्ठ कैसा हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है यानी कि सिक्रीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा है तो आपका जो कोष्ठ है वो मृदु हो जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ प्रॉपर है तो आपका जो कोष्ठ है वो कैसा रहेगा, मध्य रहेगा। तो ये हमको इससे समझ में आता है कि कोष्ठ का यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है। अभी नेक्स्ट श्लोक जो हम देखेंगे वो इसके बारे में है कि ये कैसे पता चलता है कि इस सभी इंसानों का कोष्ठ एक जैसा क्यों नहीं होता है, या फिर बाद में ये क्वेश्चन के सभी की अग्नि एक जैसी क्यों नहीं होती है। तो उसके आंसर में बोला जा रहा है कि सब में दोष एक जैसे क्यों नहीं होते। तो उसका आंसर दिया जा रहा है कि शुक्र आर्तवस्थे जन्म आदो विषयनेव विष्क्रिमे तैश्च तिस्र प्रकृत्यो हीन मध्यम उत्तमा पृथक समधातु समस्थासु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजा। अभी यहाँ पे शुक्र आर्तव जन्म के समय यानी कि जब हमारा बर्थ होता है उस समय हमारे मॉम डैड के जो, जैसे कि मॉम का आर्तव और डैड का जो शुक्र है वो उनके अंदर जो भी वात पित्त और कफ का बैलेंस होता है उसी के अनुसार जो है वो हमारी बॉडी बनती है।
अगर उनमें बैलेंस ऊपर नहीं, वायु ज़्यादा है उनके अंदर, पित्त कम है और कफ कम है, तो हमारी बॉडी कैसी बनेगी, वात प्रधान बनेगी, और हमारे अंदर क्रूर कोष्ठ रहेगा, और हमारी जो अग्नि है वो कैसी रहेगी, विषम रहेगी। इसी प्रकार दूसरे दोषों के बारे में भी समझना चाहिए। अभी इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि अगर आर्तव और शुक्र में दोष हैं जो कि इम्बैलेंस्ड हैं, तो उनको तो कंसीव करना ही नहीं चाहिए, तो कंसीव कैसे कर रहे हैं, तो उसके रीज़न में यहाँ पे दिया है कि विषेण इव विष्क्रिमे, यानी कि जैसे कि पॉइजनस कीड़ा होता है, वो उसको उसके ही शरीर के अंदर का पॉइजन कभी भी अफेक्ट नहीं करता है, उसी प्रकार ये जो दोष होते हैं वो शुक्र और आर्तव के अंदर रहते भले ही हैं, लेकिन वो आने वाले गर्भ को इफेक्ट नहीं करते। तो ये यहाँ पे रीज़न दिया गया है, और फिर बाद में बोला गया है तैश्च तीसरा प्रकृतियों, और इसी तरीके से ये जो दोष हैं तैश्च, वो प्रकृतियाँ बनाते हैं, यानी कि विकृति है, खुद में जो है वो डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, प्रकृतियाँ बनाते हैं, और वो प्रकृतियाँ जो है वो हीन, मध्यम, उत्तम, इस प्रकार 3 प्रकार की होती है। हीन यानी कि वात प्रकृति, मध्यम यानी कि पित्त प्रकृति, और उत्तम यानी कि कफ प्रकृति। अब ये कंक्लूजन के वात प्रकृति हीन है, पित्त प्रकृति मध्यम है और उत्तम कफ प्रकृति, ये कैसे पता चला, तो ये हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसको बहुत ही इलेबोरेटली डिस्कस किया गया है, उसका कंक्लूजन यहाँ पे लिखा गया है शॉर्ट में। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी होती है, समधातु, सम प्रकृति सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और निंद्या द्विदोषज, अगर सपोज वात और पित्त ऐसे 2 दोषों से कोई प्रकृति बनती है तो उसे क्या कहा गया है, निंद्या। निंद्या यानी कि इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो हमेशा क्या हो जाएंगे, ऐसे लोग बीमार हो जाएंगे जल्दी। तो ये इस श्लोक का मतलब है, ठीक है। और ये जो सम प्रकृति है, इसमें तीनों दोष जो है वो कैसे रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो हमने ये श्लोक देख लिए हैं। अगर आपको इन श्लोक्स में या इन 5 श्लोक्स में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी ये जो है वो सब कंक्लूजन्स ही है। सूत्रस्थान का पहला अध्याय जो है वो सिर्फ इंडेक्स है, इसीलिए इंडेक्स के जैसे ही उसे अभी आप पढ़िए, क्योंकि हम आगे इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये कंक्लूजन्स कहाँ कहाँ से आए हैं, ठीक है। Recording stopped.